हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो वीकली गाइज आपका वन दरोगा के लिए कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपकी आ चुकी है। इसमें कंप्लीट हम 15 से 20 टेस्ट सीरीज आपको देंगे जून से पहले, जिसमें वीकली दो कम से कम आपको दिए जाएंगे, एक वेडनेसडे को और एक संडे को। तो ये संडे वाला जो आपका पेपर है उसका आंसर डिस्कशंस है। आपको पीडीएफ हमने पहले ही सेंड कर दी है ऐप में। वहां से आपको पहले सबसे पहले क्या करना होता है, ओएमआर जो आपको भेजी गई है उस ओएमआर पे अपने आंसर्स को मार्क करना है। उसके बाद यहाँ से आपका कंप्लीट डिस्कशन होगा और आंसर की भी आपको वहीं पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। एक अश्वशक्ति हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? तो 1 HP जो होता है गाइज, वो होता है 746 वॉट। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अश्वशक्ति जो है ये पावर मापने की एक क्या होती है, इकाई होती है। ये भी आपको याद रखना है। मतलब शक्ति का क्या होता है, मात्रक। अगर पूछे शक्ति का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, पावर का सबसे बड़ा मात्रक, तो आप अपना आंसर दे दोगे क्या है। यहां मैं लिख दे रहा हूं, सबसे बड़ा मात्रक होता है आपका हॉर्स पावर HP। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने, तो वह दर्पण कौन सा होगा। मतलब आपका जो दर्पण है गाइस, जो मिरर है, हम क्या करते हैं देखो, अगर आपने ये देखा होगा कॉनकेव मिरर, तो इसमें क्या होता है, जैसे ही आप पास लाते हो ना, पास लाने पर प्रतिबिंब क्या हो जा रहा था, पीछे बनता था आपका, दर्पण के पीछे सीधा। लेकिन जैसे जैसे आप इसको पीछे ले जाते थे, इनफाइनाइट पे होता था तो फोकस पर बनता था। फिर सी पर लाते थे, यहाँ पर सी पर वस्तु होती थी तो इमेज भी डाउन साइड में आपके नीचे की ओर बनती थी। तो ये कौन सा हो जाता था आपका गाइज, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हमेशा आपका कैसा प्रतिबिंब देता है, ये सब करनी, जब आपकी फोकस, यहाँ फोकस होगा ना, अगर फोकस से पहले वस्तु रखी है तो आपका जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा वास्तविक और छोटा और उल्टा बनता है। लेकिन अगर हम बात करें जैसे ही ये फोकस और पोल के बीच में आ जाता है, तो ये सीधा और आभासी प्रतिबिंब देने लगता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा बनता है। सदैव बोल दिया, हमेशा सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, और वस्तु से कैसा बनना चाहिए गाइस, छोटा बनना चाहिए। तो ये एक कंडीशन आती है आपकी किसमें, लेंस के अंदर आएगी ये। दर्पण में तो ऐसा है ही नहीं। अब लेंस में भी कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। देखो अवतल लेंस आपका ये बताया होगा, ये आपकी कैटेगरी होती थी। यहाँ पे आप जैसे ही वस्तु को रखते हो, कहीं पे भी रखोगे, ये फैला देगा चीजों को, आपकी फैला देता था। पीछे की ओर लाओगे इसे, तो ये प्रतिबिंब इस तरीके से बनेगा, तो सीधा बनेगा, आभासी बनता है और छोटा बनता है। तो अवतल लेंस ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। चौथा है, किसी गतिशील पिंड का वेग 1/3 करने पर संवेग हो जाता है। तो संवेग P का फॉर्मूला होता है आपका m/v। आपने क्या किया, वेग को 1/3 कर दिया, तो जो नया संवेग होगा वो m पहले का वेग 3/3 हो गया है। m/v को देखो आप क्या लिख सकते हो, p। तो p डैश की वैल्यू हो जाएगी p/3। तो जो नया संवेग होगा वो पहले का 1/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। अगला है, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध। पहले तो प्रतिरोध होता क्या है, प्रतिरोध ऐसा गुण है जो अपने अंदर धारा के प्रवाह का, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या करता है, अपोज करता है। तो अपोजिशन होता है ये। काहे का अपोज करता है पूछेगा, तो करंट का क्या करता है, अपोज करता है। ये आपको याद रखना है। तो जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं ना गाइस, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाता है आपका, ये बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होगा, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो मटेरियल है ना, इस मटेरियल के जो कण हैं, अणु हैं, वो आपस में गति करते हैं। तो वो आपस में मूवमेंट करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो अवरोध हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाता आसानी से, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करंट फ्लो करता है। तो इसीलिए आप बोलोगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। प्रतिरोध का फॉर्मूला आपको याद रखना है, R = ρ × L क्या होता है, ए इसका फॉर्मूला होता है। आसमान का रंग नीला अथवा आकाश का रंग, आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, सिंपल आपसे ये पूछा गया है। तो स्काई कलर लुक्स ब्लू क्यों दिखता है ये हमें, अगर प्रकीर्णन ऑप्शन में है तो पहला ऑप्शन आपको क्या करके आना है,
प्रकीर्णन करके आना है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, प्रकीर्णन होता क्या है अगर ये पूछे, तो होता क्या है, जैसे ही आपका जो सूर्य है ना, सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो धूल के कणों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है, मतलब इधर उधर चला जाएगा आपका। कौन से रंग में सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है पूछे, ठीक है, तो किसमें हो जाएगा आपका सबसे ज्यादा प्रकीर्णन, तो आप बोलोगे नीला और बैगनी। ये दो कलर ऐसे हैं जिनका प्रकीर्णन जो होता है वो क्या होता है, सर्वाधिक होता है। बैगनी का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग जो है वो सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए हमें आसमान कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। सबसे कम लाल का होगा, मतलब रेड से ना 16 गुना ज्यादा ही प्रकीर्णित हो जाते हैं। कम पूछेगा प्रकीर्णन किस में होता है, तो ये लाल में होता है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अगला है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो ये दर्पण कौन सा है, तो भैया सीधा जो प्रतिबिंब बनाएगा वो कौन सा दर्पण बनाता है, केवल समतल बनाता है। देखो इसे भी मत कराना उत्तल को, ना केवल अवतल बनाएगा, समतल ही एकमात्र ऐसा है आपका जो ये बनाएगा। अगर पूछे आपका, ठीक है, समतल दर्पण की फोकल दूरी पूछ सकता है, फोकल दूरी इनफाइनाइट होती है। एम्पियर डैश सेकंड किसका मात्रक है, तो भैया एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, ठीक है। आई मतलब विद्युत धारा, करंट, करंट किस में मापा जाता है, एम्पियर में, और टी मापा जाता है समय में, तो एम्पियर इंटू सेकेंड किसका हो जाएगा, क्यू का। क्यू किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी वैद्युत धारावाहिक चालक लगाने पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम है, सुटेबल रूल फॉर डिटरमाइनिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर। अगर इस कंडक्टर में क्या हो रहा है गाइज, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके चारों ओर क्या हो जाता है, एक फील्ड जनरेट होगा आपका, जिसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा। तो इसके लिए कौन सा नियम होता है, इसके लिए होता है आपका फ्लेमिंग का नियम। और फ्लेमिंग ने भी कितने नियम दिए थे, दो नियम दिए थे। उनमें से कौन सा है, बाएं हाथ का नियम, लेफ्ट हैंड रूल जो है, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये बताता है। अब ये बताएगा क्या, देखो ये बोलता है अगर आप अपने तीनों अंगूठियों को, बाएं हाथ की तीन अंगुलियों को परस्पर क्या कर देते हो, पैरेलल ले आते हो, तो आपकी जो तर्जनी है, तर्जनी जो होगी वो किसको दिखाएगी, ये मतलब तर्जनी थर्ड वाली जो उंगली होती है ये बी को दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है। वहीं जो मध्यमा होती है, मिडिल वाली फिंगर होती है, ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को दिखाएगी, करंट को दिखाती है। और जो ये बच गया अंगूठा आपका, जो थंब बच गया, ये किसको दिखाता है, फोर्स को दिखाता है, बल को दिखाता है। तो ये आपका रूल बोलता है, अगर आप अपने बाएं हाथ की तीनों फिंगर्स को क्या कर लो गाइज, अंगूठा फिर तर्जनी फिर मध्यमा को ले आते हो, तो आपका क्या हो जाएगा, ये तर्जनी होती है आपकी, ठीक है, ये मध्यमा होती है। तो मध्यमा क्या करती है, आई को, तर्जनी बी को, और ये फोर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वैद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, मतलब द डिवाइस विच जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किससे जनरेट किया जाता है, तो जनरेट करने के लिए आपका जनरेटर का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। गैल्वेनोमीटर लो करंट मेजर करने के लिए यूज होता है, अगर लो करंट है तो गैल्वेनोमीटर। अमीटर, अमीटर भी क्या है, करंट मेजरिंग डिवाइस है। और मीटर तो भैया क्या है, लंबाई का क्या होता है, मात्रक होता है। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होता है। कभी भी याद रखना, पहले तो दूध से जब हम मट्ठा बनाते हैं, दही निकालते हैं ना, तो ये होता है आपका क्या, फोर्स जो होता है वो कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन जैसे ही आप मलाई को अलग कर देते हो दूध से, तो इससे घनत्व, डेंसिटी और क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपको क्या करना है, याद रखना है। एक घनत्व से क्वेश्चन क्या पूछता है, देखो नीचे वाटर है और उसके ऊपर से तुमने कोई वस्तु रख दी है, तो ये वस्तु अगर तैर रही है, ये वस्तु कब तैरेगी, जब इस वस्तु का घनत्व है, डी ऑफ जो वस्तु है, वस्तु का घनत्व अगर कम है किससे, पानी के घनत्व से, तो आपकी वस्तु तैरेगी। और अगर ये ज्यादा हो जाता है तो वस्तु क्या हो जाती है, डूब जाती है। मतलब हल्की चीज क्या होनी चाहिए, आपकी ऊपर होनी चाहिए।
निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग। सबसे पहले तो भैया दृष्टि दोष है तो दर्पण का प्रयोग कर ही नहीं सकते, केवल किसका प्रयोग होगा, लेंस। तो जहां जहां दर्पण है उसे काट डालो। अब आओ मायोपिया। मायोपिया इसके अंदर होता क्या है, निकट दृष्टि दोष के अंदर व्यक्ति को निकट की वस्तु तो क्या दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु क्या होती है गाइज, दूर की वस्तु आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देती, या मैं बोलूं धुंधली दिखाई देती है। अब भैया ऐसा हुआ क्यों, तो ऐसा इसलिए होता है, मनुष्य की जो पुतली होती है, पुतली का जो आकार होता है ना, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। जो मसल सेलरी मसल्स होती हैं वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो उससे होगा क्या, यहाँ देखो, अगर मैं आंख का डायग्राम बनाऊं, मैंने पूरा आई पढ़ाया हुआ है आपको, यहाँ से आपकी रे आई, और रे जब आती है तो ये जिस पॉइंट पे आपकी क्या होती है, फोकस होती है, यहाँ ये होती थी आपकी कौन सी पॉइंट, ये रेटिना होता है, इसको क्या कहा जाता है, रेटिना। लेकिन जिसको आपका मायोपिया रोग होता है, इस केस में ये इमेज यहां ना बनकर क्या चीज हो जाएगी गाइज, कलर दूसरा ले लेते हैं, देखो इस केस में ये ऐसे बन जाएगा, ये हो जाती है आपकी, ये यहां बनेगी, मतलब आपका जो रेटिना है, रेटिना वाला पॉइंट वो क्या होगा, आगे खिसक जाएगा। तो ये एक दूसरा जेनेटिक बीमारी भी होती है, ये भी याद रखना है आपको। तो अब आपको करना क्या है, आप बोलोगे सर हमें इस इमेज को दूर बनाना है ना, ये किरणें यहां ना मिल करके रेटिना के पास मिलनी चाहिए। अब पास मिलने के लिए इन किरणों को थोड़ा फैलाना पड़ेगा, और किरणों को फैलाने के लिए कौन से लेंस का यूज होता है अगर पूछा जाएगा, तो फैलाने के लिए कॉनकेव लेंस, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये याद रखो। अब कैसे याद रखना है, देखो निकट दृष्टि दोष पूछ रहा है, ठीक है। अब वैसे आपको बुक्स में देखोगे सब मिल जाएगा, आपको क्या याद रखना है, भैया नाम इसका निकट है, तो ये जो रेटिना वाला पॉइंट होता है ना, रेटिना वाला पॉइंट पास आ जाएगा, मतलब ये किरणें रेटिना पर ना मिलकर पहले ही मिलेंगी। तो हमें तो इनको रेटिना तक पहुंचाना है, तो रेटिना तक पहुंचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन किरणों को थोड़ा फैलाना पड़ेगा, और फैलाना पड़ेगा उसके लिए अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका क्या है, करेक्ट। तो इसका अपोजिट कॉन्वेक्स लेंस कहाँ यूज होता है, तो ये कहाँ होगा, दूरदृष्टि दोष के लिए, इसका प्रयोग होता है दूरदृष्टि दोष के लिए। अगले पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता, मतलब सोलर एनर्जी कौन सी नहीं है इनमें, देखो भूतापी ऊर्जा होगी ना, पृथ्वी के अंदर जो एनर्जी है तापमान की वजह से हो रही है, जियोथर्मल, तो सौर्य आएगा। पवन ऊर्जा, पवनों पर कहीं ना कहीं सूर्य का आएगा इफेक्ट। नाभिकीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, तो नाभिकीय ऊर्जा जो है ना, इसमें कहीं से भी सोलर का लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 13 का क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो नाभिकीय ऊर्जा होती है केवल सौर ऊर्जा का ही क्या है, उपयोग नहीं करती, इसमें हम क्या करते हैं, रिएक्टर्स का यूज करेंगे अलग अलग, जैसे यूरेनियम हो गया, ये हो गया, इनका यूज किया जाएगा। जब भिन्न भारों तथा भिन्न पदार्थों की गेंदों के समान आयतन को जल में डुबोया जाए तो गेंद पर कार्यरत उत्प्लावन बल होंगे। आपने क्या किया, सबसे पहले तो इनकी वॉल्यूम सेम है और पदार्थ भी सेम है, तो वॉल्यूम सेम है तो भैया उस पर क्या होना चाहिए, जो उत्प्लावन बल होगा, ये उत्प्लावन बल हमेशा वस्तु को ऊपर की ओर धकेलता है, तो ये समान ही होगा, क्योंकि मटेरियल सेम है, आपका डेंसिटी उसकी समान होगी। अच्छा भिन्न भार है, भार भिन्न है लेकिन भिन्न पदार्थ भी हैं, आयतन सेम है, आयतन सेम है तब भी आपका क्या रहता है, समान रहता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करेगा आप कितना डुबो रहे हो ना। तो अब याद रखो, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जो उत्प्लावन बल है, उत्प्लावन बल का मतलब बायोन्सी फोर्स जो है, ये ना तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है और ना ही भार पर डिपेंड करता है, ये दोनों चीजों पर डिपेंड नहीं करता, ये याद रखना। गुरुत्वीय त्वरण का मान, जो आपका ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन है, विषुवत वृत्त तथा ध्रुवों पर समान रहता है। मैंने एक चीज बताई थी, जब भी आप ये देखते हो, ये पृथ्वी है, यहाँ इक्वेटर है, इक्वेटर पर जी की जो वैल्यू होती है वो मिनिमम होती है, और पोल्स पर जी की वैल्यू क्या होती है आपकी, मैक्सिमम होती है, तो इसी के अकॉर्डिंग आंसर दे दो। ध्रुवों पर न्यूनतम होती है, गलत, विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होती है, ये सही है।
ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है, गलत है, यहां से यहां जाओगे तो कम होगी आपकी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है इसका करेक्ट आंसर है। 25 डिग्री सेल्सियस ताप का मान केल्विन पैमाने पर कितना होगा? देखो एक याद रखो, C/5 बराबर F-32/9, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो, डिग्री सेल्सियस से किस में कन्वर्ट कर सकते हो, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन हमें तो भैया केल्विन पूछ रहा है, केल्विन ताप मापने की इकाई है। जब भी केल्विन में निकालना होता है तो आप अपने डिग्री सेल्सियस को 273 में क्या कर दोगे, ऐड। तो डिग्री सेल्सियस मतलब हो गया 25, और उसके बाद प्लस हो गया आपका 273। 273 प्लस 25 298 केल्विन आपका क्या आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है इसका करेक्ट आंसर है। 17वां क्वेश्चन है, गोली छोड़ने के बाद राइफल पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है। तो पीछे की ओर झटका लगता है जब कोई भी बंदूक आगे की ओर चलाता है। क्यों? क्योंकि भैया न्यूटन ने बोला था तीसरे नियम में, प्रत्येक फोर्स जो है वो अपने इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता लगाता है, जिसे हम न्यूटन के गति का तृतीय नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां है रदरफोर्ड, ये होगा आपका ना रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? मतलब रदरफोर्ड ने कौन से कण की खोज के बारे में बताया था? परमाणु के केंद्रक, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, या फिर किसके बारे में, प्रोटॉन के बारे में। तो भैया इसने न्यूक्लियस की खोज की थी, रदरफोर्ड ने क्या किया था, न्यूक्लियस। क्यों? इसने एक प्रयोग किया था, एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं। कौन सा प्रयोग किया था? एल्फा प्रकीर्णन, मतलब इसने एल्फा कणों के प्रयोग किया था परमाणु के केंद्र की ओर। तो उसने क्या देखा, उसने बोला भैया ये जो एलिमेंट है इसके यहाँ होता है ना जो किरणें, यहाँ पर एक पॉजिटिव धनावेश मतलब पॉजिटिव चीज वाला कुछ रखा हुआ है, और इसी पॉजिटिव को बाद में क्या बोला गया, न्यूक्लियस बोला गया। क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन अल्फा प्रकीर्णन यहाँ से इलेक्ट्रॉन गुजारे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाते थे, स्कैटर हो जाते थे। क्योंकि ठीक है, ये क्या हो जाते थे, पॉजिटिव, यहाँ से पॉजिटिव अल्फा का पॉजिटिव होते हैं आपके। तो अगर आप यहाँ से पॉजिटिव अल्फा कर डाल रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करते थे तो ये दूर भाग रहा था। ऐसा तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर कोई पॉजिटिव आपका क्या रखा हो, सामान रखा हो। तो उसी को इसने बाद में क्या बोल दिया था, न्यूक्लियस बोला गया था। और उसने बोला था संपूर्ण जो भार होता है वो इसके केंद्र पर ही क्या रहता है, निहित रहता है। ये सब चीजें आपके रदरफोर्ड केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा मैम ने आपको। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। एक घड़ी के दोलन कर रहे सरल लोलक में गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा। चलो दोलन की पूरी हम किसको देख लेते हैं गई, कहानी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आपने पेंडुलम देखा होगा ना, इस तरीके से यहां पर तक जाएगा, फिर यहां पर आएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, इधर तक जाएगा। यही चीज होती थी। अब होगा क्या गाइस, जब ये पेंडुलम यहां होगा तो यहाँ पे भी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, प्लस क्या होगी, मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी। इस पॉइंट पे भी होगी, इस पॉइंट पे भी इसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, प्लस क्या होगी आपकी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये आपकी सारी चीजें हैं। तो इस पॉइंट पे क्या होता है गाइस, ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन या साम्यावस्था कहते हैं। ठीक हो गया। यहाँ आपका काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। जबकि इस पॉइंट पर आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होगी, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ क्या होती है आपकी, जीरो हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये है क्या, पेंडुलम का मोशन, ये सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसी को यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो 19वें का ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अधिक तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति होती है हाई पिच्ड साउंड। अगर पिच ज्यादा है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे लड़कियों की देखते हो ना पिच हाई होती है, क्यों, क्योंकि तारत्व जो है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी आपकी, हाई होती है। तो 20वें का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? रुकी हुई चीज है तो रुकी ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो मोशन में ही रहेगी, ऐसा बोलता है न्यूटन का पहला नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगला है,
गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? ठीक है। सोलर गर्म जल निकालना है तो धूप वाले दिन तो भैया ठीक है, सोलर एनर्जी मिलेगी ही आपको। बादलों वाले दिन पे तो नहीं मिल पाएगी। गर्म वाले दिन, पवनों वाले दिन। अब विंड डेज देखो, अगर बादल लगा है तो क्या सूरज आएगा? नहीं आएगा। सूरज ही नहीं आएगा तो क्या सोलर लाइट जनरेट हो पाएगी? एनर्जी नहीं हो पाएगी ना। तो ऑप्शन नंबर बी। किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग जो है वो किस तरंग का उदाहरण है? अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव, अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग या चुंबकीय तरंग। तो ये गाइज आपकी कौन सी वेव्स होती हैं? ये आपकी होती हैं जिनमें आपका ये 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। दो टाइप के मोशन होते हैं देखो। एक आपने मोशन देखा होगा ये, इसके अंदर क्या होता है, मूवमेंट आगे जा रहा है लेकिन डायरेक्शन ये रहती है आपकी वेव की। तो ये 90 डिग्री हो जाती है आपकी। ठीक हो गया। जब माध्यम के कण और जो तरंग की गति है वो दोनों 90 डिग्री पर होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? आपका अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है, ट्रांसवर्स वेव्स कहा जाता है। दूसरा वेव मोशन देखा होगा आपने इस टाइप से। ठीक है। ये टाइप का मोशन होता है आपका। ये जो होता है, ये मोशन आपका किसके अंदर आता है? ये होगा आपका लॉन्गिट्यूडिनल के लिए होता है। अब होगा क्या गाइस, देखो दोनों के अंदर इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है ना, ये मैक्सिमम जो हाइट तक जा रही है ये सुरंग कहलाता है। और ये क्या कहलाता है? आपका गर्त कहलाता है। ऐसे ही संपीड़न और विरलन सुना होगा आपने, कंप्रेशन वाला। ठीक है। तो ये संपीड़न होता है आपका, और जब यहाँ फैल जाते हैं कण तो ये क्या कहलाता है? विरलन कहलाता है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अच्छा, अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण और क्या क्या है? जैसे आपका रस्सी, आपने देखा होगा ना, अगर एक साइड से आप रस्सी को बांध देते हो तो फिर रस्सी को इस तरीके से घुमाते हो तो वो इसी टाइप का मोशन करेगी। लेकिन अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है आपका? अनुदैर्ध्य तरंग में स्प्रिंग देखी होगी आपने, स्प्रिंग को आप खींचो, छोड़ दो तो इस टाइप से मोशन करेगी वो। और वायु में कोई गति हो रही है तो वो भी सारी अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ए। अगला है, निम्न में से किसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं? भैया शेप और वॉल्यूम दोनों निश्चित किसके होंगे? ये होंगे आपके जल, वायु, लोहा, पारा। किसका हो जाएगा? लोहा, क्योंकि ये क्या है? सॉलिड स्टेट में है। पारा मेटल होता है लेकिन भैया ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। जो Hg है ये भी किस पर है? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। यदि m द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? m द्रव्यमान का प्रोटॉन है और ये क्या कर रहा है? स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा गाइज? असीमित हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्यों होगा देखो, क्योंकि फिर तो क्या होगा, कोई भी चीज अगर स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है ना तो वो क्या होगा? इनविजिबल हो जाएगी। जैसे मिस्टर इंडिया देखा होगा ना आपने, वही वाला केस हो जाएगा। और फॉर्मूला याद रखना, E इक्वल टू क्या होता है? mc²। अगला है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो यहां से आप बस एक याद रख लो, ईंट पर नाच। ई से क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रॉन। और टॉ से क्या हो जाएगा? क्या? जे थॉमसन। उसके बाद पौ से क्या हो जाता है? प्रोटॉन हो जाता है। और रॉ से क्या हो जाता है आपका? रदरफोर्ड। वहीं अगर मैं नौ से बोलूं तो ये क्या हो जाता है गाइज? आपका न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन जो है वो चौ से क्या बनाता है? चैडविक बनाता है। तो बस ये चारों आपके नाम याद हो जाएंगे। न्यूट्रॉन की किसने बोल दोगे? चैडविक। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। रदरफोर्ड की बात करूं तो रदरफोर्ड मैंने अभी बताया था, नाभिक, न्यूक्लियस की जो खोज की थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो आप बोल दोगे सर ये हमारे किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। उसके अलावा और अगर हम देखें तो कौन है? मोजले से आता है, देखो मोजले से भी क्वेश्चन बनता है। मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी, अगर क्वेश्चन बने आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज ये की गई है आपकी मोजले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से ऊर्ध्वपातन है, ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है क्या आपका?
ये गलत लिखा हुआ है इंग्लिश में यहाँ। विच ऑफ ऊर्ध्वतान मतलब हो गया आपका क्या, सब्लिमेशन आई थिंक, जिसमें आपका सिंपल ये है, ठोस जो होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में परिवर्तित। देखो चीनी नहीं होगा, नमक नहीं होगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, उसके बाद आपने नेफ्थलीन सुना होगा, ठीक है, नेफ्थलीन हो गया, और आपका कपूर हो गया। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो क्या हो जाती हैं गाइज, आपकी डायरेक्टली उड़ जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे ये गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंटीमनी है, उपधातु, अक्रिय गैस, धातु या अधातु। तो गाइज ये क्या होती है आपकी, ऑप्शन नंबर ए उपधातु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपधातु होती कौन सी है, जो धातु प्लस अधातु, मेटल प्लस नॉन मेटल, दोनों के क्या करती है, प्रॉपर्टीज को शो करती है, मतलब दोनों के गुणों को जो शो करेगा उसे उपधातु कहते हैं। एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या है, तो सबसे पहले तो मेथ एथ, ठीक है, मेथ एथ C2H5OH ये होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एथेनॉल बोला जाता है इसे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गैस को ताजा तेल के नमूने के लंबे समय तक परीक्षण या भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है। लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन, मतलब आपने चिप्स देखे हैं ना, चिप्स के पैकेट देखे होंगे, फूले हुए होते हैं, और कभी भी आप चिप्स लेते हो या कोई भी ऐसे जिनमें तेल का यूज हुआ हो, ऑयल का यूज हुआ हो, तो आपको ट्राई करना चाहिए ना, जिन पे आपकी गैस अवेलेबल है, जो फूले हुए पैकेट है वही लो, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, और नाइट्रोजन और हीलियम ये अक्रिय गैसें हैं, ये ऑक्सीडाइजेशन नहीं होने देते। अगर ये गैसें नहीं होंगी तो अंदर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, आपका खाना या जो भी चिप्स पैकेट्स हैं वो खराब हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। 31 है, कौन सी गैस चूने के पानी को क्या बना देती है, दुधिया बना देती है। तो सबसे पहले भैया चूने के पानी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, CaOH का होल ट्वाइस। ये किसके साथ चूने के पानी को दुधिया बनाती है, किसकी वजह से, ये जैसे ही CO2 से आपका रिएक्शन करती है, तो चूने में ना कभी आप देखना पानी डाल के देखना बुलबुले उठने लगते हैं आपके, तो जैसे ही बुलबुले उठने लगते हैं तो बनेगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बन जाता है। और इस CaCO3 में फिर से अगर आप H2O मिलाते हो, और बाहर वायुमंडल में CO2 गैस है ही, तो ये क्या बना देता है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट बना देगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो हमसे मेनली पूछ रहा है कौन सी गैस की वजह से ऐसा हो रहा है, या बुलबुले क्यों उठते हैं, तो सबका आंसर आपका क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला है, एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, लेड ऑक्साइड या लेड परऑक्साइड। अगर आपको फॉर्मूला पता है देखो तो अब कर लोगे, एप्सम बोला जाता है MgSO4 को, तो MgSO4 क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो सारे फॉर्मूले देख लेते हैं, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला पूछे, फेरस है तो Fe होगा, FeSO4, डॉट के साथ क्या लग जाता है, तो ये लग जाता है XH2O लगेगा, ठीक हो गया। वही लेड ऑक्साइड की बात करूं, तो लेड ऑक्साइड क्या होता है गाइज, ये होता है Pb3O4। लेड परऑक्साइड का फॉर्मूला पूछेगा तो ये होगा PbO2। नेक्स्ट है, नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला पूछा जाएगा, तो आप बोलना HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल किस पर धातु पर बेअसर है, इसका सोने पर कोई भी असर नहीं पड़ता, सोने पर क्या होता है, ये बेअसर होता है भैया। तो बेअसर है तो सोना, निखिल Ni से शो किया जाता है, ये आपको याद रखना है। चांदी, चांदी को Ag कहते हैं, अच्छा विद्युत का सुचालक। सोना Au होता है। तांबा क्या होता है, कॉपर होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में सर्वाधिक अम्लीय कौन सा है, Bi2O3, Sb2O3, N2O5 या AS2O3। पहले गाइस केमिस्ट्री का बेसिक्स रूल क्या कहता है ये पता होना चाहिए। आपके पास दो चीजें होती हैं, एक धातु होती है और दूसरी क्या होती है, अधातु।
अच्छा, इंग्लिश भी बता देता हूँ। धातु मतलब मेटल, और अधातु मतलब क्या हो गया, नॉन मेटल। ये जो धातु के ऑक्साइड होते हैं ना, ये, और दूसरे अधातु के ऑक्साइड, यही तो बनेंगे जब ये ऑक्साइड के साथ क्या करेंगे, आपकी रिएक्शन करते हैं। तो जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं, आपको ये याद रखना है, ये क्या होते हैं, आपके अम्लीय होते हैं। अम्लीय मतलब क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर के होंगे। कैसे नेचर के होंगे, एसिडिक नेचर के, डी होगा, ठीक है। एसिडिक नेचर होंगे। अब एसिडिक नेचर में भी क्या चीज याद रखनी, और जैसे जैसे धातु पर जाओगे, धातु के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के नहीं होंगे। अब हमारे आते हैं, हम किसी एक ही वर्ग के अंदर आते हैं। किसी एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, पहली बात तो इधर से इधर जाओगे तो पहले धातु रखी गई है, फिर अधातु रखी गई है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, एसिडिक प्रॉपर्टी कम होगी, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। लेकिन आप एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाओगे, तो यहाँ क्या हो जाता है, धात्विक गुण में कमी आती है ऊपर से नीचे जाने पर। ठीक है, आप समझ जाना डायग्राम से, ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक, मेटेलिक, या क्या बोलूंगा, एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है आपकी, लूज करने लगता है, कम होने लगता है। अब हमें ऑप्शन में देखो, BI, SB, N और AS, ये सब एक ही नाइट्रोजन परिवार के क्या हैं, आपके एलिमेंट है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना, नाइट्रोजन सबसे ऊपर आपका होता है, नाइट्रोजन का आई थिंक 7 होता है। फिर नाइट्रोजन के बाद क्या, पी होता है, उस फास्फोरस। फिर एस होता है आपका, उसके बाद जाओगे एसबी होता है, फिर बीआई होता है भैया। तो एक ही ग्रुप में है ये, और ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर ये क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। ये क्या होगा, मोर एसिडिक। और ये क्या होगा, लेस एसिडिक। ये क्या होता है, लेस एसिडिक। तो यहां से आपके तीन चार क्वेश्चन बन गए हैं। एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण, या जो हमारा अम्लीय गुण होता है वो कम होता है, और क्षारीय गुण क्या होने लग जाता है, बढ़ जाता है, बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी आपकी। तो हमें क्या बोल रहा है, देखो सबसे ऊपर नाइट्रोजन है भैया, तो N2O5 जो है, ये सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पूरी आई थिंक थ्योरी समझ आ गई होगी मैं क्या बता रहा हूँ। नेक्स्ट है, Fe2O3 + 2 एल्यूमिनियम गिव्स अस Al2O3 + 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। देखो किस प्रकार की है, एक होता है संयोजन, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में चीजें जुड़ेंगी। जैसे मैंने आपसे बोल दिया क्या, दो चीजों को जोड़ना है, मैंने H2 और इसको Cl2, दोनों की रिएक्शन करवा दी भैया, और हमने बना दिया 2HCl। तो डेट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि दो चीजों का संयोजन हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन होता है डबल। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दो चीजें इधर उधर डिस्प्लेस की जाएंगी। वियोजन अभिक्रिया में चीजों को तोड़ा जाता है, सेपरेट किया जाता है, जैसे इसका अपोजिट ले लो। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट, एक चीज दूसरी चीज को क्या करती है, डिस्प्लेस। अब हमारे पास क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है Al2O3, इस एल्यूमिनियम ने Fe को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। और कितने एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहे हैं, एक ही तो, देखो Al की जगह Fe हट गया और Al आ गया, तो Al2O3 बन गया और Fe अलग हो गया। तो ये ओनली क्या है आपकी, विस्थापन अभिक्रिया है, जिसे डिस्प्लेसमेंट बोलोगे, द्विविस्थापन भी नहीं होगी ये। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, इसका 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। तो पहले क्या पता होना चाहिए, बेकिंग पाउडर कहते किसे हैं। तो भैया सोडियम कार्बोनेट जो होता है ना, ये क्या होता है आपका, बेकिंग पाउडर, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो फॉर्मूला क्या होगा, NaHCO3। ठीक है, जैसे ही इसको ब्रेक करते हैं, हम गर्म करते हैं NaHCO3 को, तो ये टूट जाता है किसमें, Na2CO3, और प्लस गैसें निकल जाएंगी भैया। गैसें कौन सी निकालूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो, और कुछ मात्रा में क्या निकलेंगे, वाटर भी आपका बाहर चला जाता है। तो रिएक्शन को बैलेंस भी करना है। देखो Na के 2 है यहाँ, तो भैया Na का एक ही है, तो 2 कर दो। हाइड्रोजन के 2 हो गए, तो हाइड्रोजन 2 बन चुका है, कार्बन 2 बन चुका है, एक और एक 2, ऑक्सीजन 3 दूना 6, 2 और एक 3, और 3 6। ठीक है, तो ये क्या हो गई, बैलेंस रिएक्शन भी हो गई। तो क्या निकल गया, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट निकल जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप, अच्छा गैस पूछी गई है, फिर से हम गलत हो जाता। हमसे तो क्या पूछा गया है, गैस। अब मुझे बता दो, इनमें से गैस कौन सी है। तो गैस हो जाएगी CO2। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका तात्पर्य क्या है? आपने देखा होगा ना, बर्तन जैसे कढ़ाई वढ़ाई है, जब भी आप ईंधन का यूज करते हैं तो नीचे ब्लैक ब्लैक हो जाती है आपकी। तो ब्लैक अगर हो रही है, इसका मतलब है जो आपका फ्यूल है ना, ये कंप्लीटली कंबस्ट नहीं हो पा रहा है, जल नहीं पा रहा है। तो भोजन पूरी तरह नहीं पक रहा, ईंधन पूरी तरह जल नहीं रहा, ईंधन आद्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। ऑप्शन नंबर बी आप क्या कर दोगे, इसका करेक्ट आंसर बोल दोगे। धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं? आप देखते हो बहुत सारी पतली पतली प्लेट्स में क्या किया जाता है, तारों में इनको खींच करके बनाया जा सकता है, तो इसे तन्यता का गुण कहते हैं। तन्यता मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल। 38 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। आघात वर्तनीय होता है पतली पतली प्लेटों के अंदर बांट देना, जैसे आपने स्टील की प्लेट्स देख ली, पतली पतली प्लेटें बनाना या चादर बनाना आघात वर्धनीयता होता है। लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को कहते हैं। तो जब भी जंग लगता है तो जंग लगने को संक्षारण कहा जाता है। यह भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन भी है। देखो भौतिक नहीं है, फिजिकल चेंजेस तब होते हैं जब आप वापस उसी चीज को क्या कर दो, कन्वर्ट कर लो। जैसे मैंने बोला मोमबत्ती को का जलना, मोमबत्ती जलेगी ना मोम, फिर मोम को आप क्या कर सकते हो, मोम, उस मोम का आप दोबारा यूज कर सकते हो। लेकिन दूध से दही जमना अगर मैं बोलूं, तो भैया दही से क्या दूध बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे ही लोहे में जंग लग गया तो भैया फिर तो वो रासायनिक परिवर्तन हो गया ना। विलयन संक्षारण तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, जंग लगने पर याद रखना, लोहे का वेट जो है वो बढ़ जाता है, लोहे का भार जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और क्या किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं संक्षारण से बचाने के लिए जिंक की प्लेटिंग कर दी जाती है। Cl नेगेटिव आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो Cl नेगेटिव, थोड़ा सा यहाँ पे फिर से केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देखो क्लोरीन होता है 17, ठीक है, और आप जब इसे ब्रेक करोगे तो 2,8, 8 और 2 10,7, ये नॉर्मल क्लोरीन है। अब इसने बोल दिया Cl नेगेटिव भैया, कभी भी अगर Cl नेगेटिव है तो नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है, पहले तो ये समझ लो। नेगेटिव आयन का मतलब होता है आपका, इसने किसी और से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया है, ऑक्यूपाई कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना मतलब नेगेटिव साइन। पॉजिटिव आयन कब आता है, जैसे आप बोलते हो Na पॉजिटिव, सुना होगा आपने, Na पॉजिटिव मतलब Na ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, दे दिया है। तो देना मतलब पॉजिटिव, लेना मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो भैया जब ये चीज ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके पास तो 2,8 कॉमा क्या हो जाएगा, 8। तो 8 और 2 10 और 8 18। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये याद रखें। अच्छा दूसरा, ये पॉजिटिव आयंस कौन से होते हैं, धातुओं के पास, जो धातुएं हैं, या मैं बोलूं मेटल जो होते हैं, मेटल की जो संयोजकता होती है, ठीक है, संयोजकता जो होती है गाइज, ये कितनी होती है पूछेगा, तो ये +1 +2 या +3, मतलब ये पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है, ये याद रखो। जबकि नॉन मेटल जो है, जैसे क्लोरीन नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करते हैं, ये तो इनके पास नेगेटिव होगी आपकी, ये भी याद रखना। अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा करता है? अगर आपका बहुत ज्यादा फायर एक्सीडेंट हो गया तो लकड़ी, पॉलीमर, पत्थर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो आपका पॉलीमर होता है ना, ये जलने के बाद बहुत ज्यादा एनर्जी आपका रिलीज करता है, ठीक हो गया। तो तपिश कौन ज्यादा करेगा आपका, पॉलीमर कंपेरेटिव टू लकड़ी और पत्थर के। अगला प्रश्न है, बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है, तो भैया बायोगैस, बायोगैस की बात करूं तो ये मेनली बनी होती है किससे, मीथेन से। मीथेन इसमें लगभग कितने प्रतिशत, 75% आपकी मीथेन होती है, तो ये आपको याद रखना है। वहीं अगर मैं देखूं इसने एथेन दिया है, तो मीथेन इसका करेक्ट आंसर है। एथेन के साथ आपकी क्या प्राकृतिक गैस होती है शायद, ठीक है, एथेन प्राकृतिक गैस लिख देता हूं मैं यहाँ। वहीं पर अगर आप बात करो प्रोपेन भैया, तो प्रोपेन और दूसरा क्या, ब्यूटेन, इन दोनों में, ये दोनों का मिक्सचर जो है, ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस बनाती है। तो ये सारी याद रखना, एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है, मीथेन आपका बायोगैस है, एथेन आपका क्या होती है, नेचुरल गैस होती है।
नेक्स्ट है फिटकरी का प्रयोग होता है पीड़ाहारी के रूप में, उर्वरक के रूप में, रोगाणुनाशी में या जल शोधक। देखो फिटकरी आपने ना देखा होगा वो चीजों को सोख लेती है, तो ये वाटर रिपेलेंट होती है आपकी, जल शोधक कहा जाता है इसे। या जल को शुद्ध करने के लिए भी आप फिटकरी डाल देते होगे। पीड़ाहारी क्या चीज होती है भैया, एक दवाई देखी होगी आपने एस्प्रिन, ये पूछ लेगा एस्प्रिन निम्न में से क्या है, और यही चार ऑप्शन डाल देगा। तो एस्प्रिन जो होती है क्या होती है आपकी पीड़ाहारी होती है, मतलब दर्द कम करने के लिए यूज की जाती है। वहीं अगर उर्वरक की बात करूं तो उर्वरक क्या होते हैं आपके, उर्वरक में तो आपका ना ये एजोला जो हो गया वो भी उर्वरक हो गया, हालांकि वो आपका बायो वाला उर्वरक होगा। ऐसे ही अमोनिया, हाँ सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका आ जाएगा, अमोनिया आपका उर्वरक है एक टाइप का। फिर उसके बाद रोगाणुनाशी, रोगाणुनाशी का मतलब होता है आपका बैक्टीरियाओं को जो मारता है। अब बैक्टीरिया मारने के लिए आप फर्श में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं तो आप फिनाइल का यूज करते होंगे, तो फिनाइल जो होता है वो क्या होता है आपका रोगाणुनाशी या जर्म साइट कहते हैं इसे। ठीक है, यहां से हमें भैया फिटकरी तो इतने ज्यादा यूज हो रही है, तो फिटकरी का हमें क्या पूछ सकता है, फिटकरी का हमें फॉर्मूला भी पूछ सकता है। तो फिटकरी का फॉर्मूला अगर आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस, साथ में डॉट क्या लगा दोगे 24H2O। और दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछता है, फिटकरी में जल के कितने अणु होते हैं, तो आप बोलोगे 24 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। पूरा फॉर्मूला भैया ये रखना पड़ेगा ही आप। नींबू में एसिड पाया जाता है, तो एसिड आता है, पहले तो एसिड होता कौन सा है जिसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो क्या होगी गाइज, <<7 होगी। तो लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड या फिर आपका टार्ट्रिक एसिड। तो नींबू में क्या पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है लैक्टिक, अच्छा दही, दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, ये याद रख लेना। लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है पूछेगा तो किसमें बोलोगे, दही में। मैलिक एसिड, देखो मैलिक एसिड सेब में भी होता है और चाय में भी होता है, ठीक है। वही सिट्रिक तो बता दिया, सिट्रिक एसिड नींबू के अंदर खट्टे पदार्थ। और टार्ट्रिक एसिड भी पूछता है बहुत ज्यादा, तो इमली हो गया, ठीक है। और अंगूर हो गए, ये भी खट्टे होते हैं ना, इनमें आपका क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड भी होता है। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला वैसे पूछेगा नहीं, फिर भी याद रख लो, C6H8O7 जो होता है वो सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला है। आप मुझे कमेंट करके बताओ चींटी के डंक में, चींटी के डंक में कौन सा होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या हो गया भैया, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है कौन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा जल्दी से अपनी ओर क्या कर ले रहा है, आकर्षित कर ले रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी ये होती है। तो अगर हम देखें फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सोडियम, ब्रोमीन, इलेक्ट्रो जब हम ना, ये होता है आपके आवर्त, हम जब इसमें क्या है अपनी आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव गुण जो है, प्रॉपर्टी जो है, ये क्या हो जाती है गाइज आपकी, इंक्रीज होती है, ये याद रखना। मतलब दाएं से बाएं जाओगे तो बढ़ेगी, लेकिन जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आपको ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो हो तो सबसे राइट में, लेकिन राइट में भी सबसे कहाँ हो, टॉप पर हो। तो फ्लोरीन का भैया 7, नहीं फ्लोरीन 9 ना, हाँ ऑक्सीजन 8, सोडियम तो मेटल हो गया, ब्रोमीन, ब्रोमीन Br होता है आपका, ये तो पीछे ही आएगा। तो फ्लोरीन, फ्लोरीन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ये सबसे ज्यादा क्या होते हैं आपके एक्टिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नौशादर और नमक के मिश्रण से नौशादर पृथक कर सकते हैं। नौशादर मतलब होता है गाइज आपका अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, NH4Cl, और साथ में आपका नमक है, नमक मतलब NaCl है भैया। तो ये क्या करना है, अलग करना है। तो अभी अभी मैंने बोला था NH4Cl जो होता है आपका, ये क्या होता है डायरेक्टली ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग हो जाता है, ये उड़ जाता है डायरेक्टली। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से अम्लीय लवण है, अम्लीय मतलब आपको बताना है भैया एसिडिक साल्ट कौन सा है। चलो बताते हैं, NaCl, NH4Cl, NaHSO4, Na2SO4, और अगला है आपका KC। सबसे पहली बात अगर मैं करूँ ना,
तो ये सारे के सारे चारों ऑप्शन आपके क्या हैं, ये आपके अम्लीय लवण हैं, मीन्स ये एसिडिक क्या है आपके, लवण को हम क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं, एसिडिक साल्ट है। लेकिन हमसे पूछ रहा है कौन सा, अच्छा नॉर्मल साल्ट है, सॉरी कैसे साल्ट है, नॉर्मल साल्ट है। लेकिन हमसे बोला गया है कि एसिडिक सॉल्ट बताओ। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन होना जहां आपको हाइड्रोजन दिख रहा हो भैया, उसके चांसेस हैं कि वो आंसर सही हो जाएगा आपका। तो हाइड्रोजन विस्थापित होने के कारण ये क्या हो जाएगा आपका अम्लीय लवण। बाकी चार के चार आपके ये लवण है, याद रखें। निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है, मतलब रूम टेम्परेचर पे वाटर के साथ ये रिएक्ट कर लेती है, उसका आपको आंसर बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, Na आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Na ये डायरेक्टली किससे रिएक्ट कर लेगी, H2O से, और बना देगी आपका क्या, NaOH बन जाएगा। नेक्स्ट पर जाते हैं। एसिटिक अम्ल CH3COOH में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का सरल अनुपात कितना है। तो हमसे इनका सरल अनुपात पूछा जा रहा है। तो देखो भैया C है, फिर रेशियो H है, फिर रेशियो ऑक्सीजन। तो कार्बन के कितने मॉलिक्यूल, आप बोलोगे सर 1 2 2 मॉलिक्यूल से। रेशियो हाइड्रोजन गिनो, H3 3 और एक ये हो गया 4, तो ये 4 मॉलिक्यूल से। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल से, देखो 1 2, तो ये 2 हो गया। पूरे को 2 से कट सकता है, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 1:2:1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो इजी क्वेश्चन है, इस टाइप से आते हैं तो ये कराना। अगला है पीतल। पीतल आपका क्या है गाइज, ब्रास इज सब मेटेलिक या एलॉय या कंपाउंड या विषमांगी। तो पीतल जो होता है ये क्या होती है आपकी, मिश्र धातु होती है, याद रखना है आपको। ठीक हो गया। अब अगर ये मिश्र धातु है तो किस किस से मिली है, तो भैया इसमें दो चीजें, कॉपर प्लस जिंक। कॉपर लगभग 70% होता है, जिंक लगभग कितना प्रतिशत, 30% तक होता है। तो इन दोनों के मिश्रण से आपका क्या बन जाता है, पीतल बन जाता है, याद रखना ब्रास बनता है। ये भी पूछ लेता है पीतल किस किस से मिलकर बना है, तो कॉपर और जिंक से। निम्न में से कौन सा पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधि नहीं है। अलैंगिक मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड नहीं है बोल रहा है। देखो पहला है बीजाणु जनन, विखंडन, असंग जनन या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो बीजाणु जनन की बात चल रही है, ठीक है। बीजाणु जनन क्या है, इसमें जो भी आपका द्विगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है, मतलब 2 टाइप्स के कैरेक्टर्स आ जाएंगे आपके, मतलब एक टाइप की कह सकते हो ना, ये रिप्रोडक्शन का मेथड है। विखंडन के अंदर क्या होता है गाइज, पहले तो अलैंगिक प्रजनन क्या होता है ये समझना पड़ेगा हमें। देखो अलैंगिक प्रजनन दो होते हैं ना प्रजनन, एक होता है आपका क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है असेक्सुअल अलैंगिक। अलैंगिक में एक ही जनक होता है आपका, एक ही जनक होगा, ठीक है, एक ही फादर टाइप कह सकते हो, एक ही स्पीसीज से आपकी अगली स्पीसीज क्या होती है, फॉर्म होती है। जैसे मनुष्य है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, यहाँ पर आपको क्या होता है, एक जनक नहीं होते, यहाँ दो जनक होते हैं सन, ठीक है। तो ये बीजाणु जनन ये अलैंगिक प्रजनन है। विखंडन में क्या हो जाता है गाइज, आपका जो बॉडी पार्ट्स है ना वो अलग अलग पार्ट्स में टूटते हैं, सबका अलग अलग काम होता है, और फिर एक बड़े जीव का निर्माण करते हैं। तो भैया विखंडन भी अलैंगिक प्रजनन से हो सकता है। असंग जनन की बात करें ये भी होता है। तो इसमें तीनों जो हैं वो अलैंगिक प्रजनन की विधियां हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। सेप्रोजेनिस भी होता है, फिजन भी होता है, तो ये सारे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के 3 लेवल कौन कौन से हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो सबसे पहले तो जैव विविधता शब्द से ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस शब्द को सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, ठीक है। तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था रोजन ने, 1985 में रोजन ने किया। लेकिन भैया दो अन्य लोग थे जिनके द्वारा सबसे पहले क्या किया गया था, जैव विविधता का जनक जो माना गया है, अगर आपसे पूछे इसका जनक किसको कहते हैं, तब आपका आंसर चेंज हो जाता है। तो जनक किसे कहते हैं, एडवर्ड और विल्सन को कहा जाता है। एडवर्ड प्लस विल्सन जो हैं इनको क्या कहा जाता है, इसका फादर कहा जाता है। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, याद रखना आप। तो इसके अंदर होता क्या है, जैव विविधता के अंदर आनुवांशिक विविधता जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, जातीय विविधता होती है, और पारिस्थितिकी विविधता। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं
उत्पन्न महीन कणिकीय पदार्थों के अंत श्वसन से, ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, ये होगा गाइज आपका, देखो यहां से स्टार्ट होगा, महीन कणिकीय पदार्थों के अंतः श्वसन से कौन सी, फिर यहां आ जाएगा एक, कौन सी स्वास्थ्य बीमार संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो यहां से स्टार्ट करोगे, ठीक है। किससे बोल रहा है, महीन कणिकीय पदार्थों के श्वसन से। इसको बोला जाता है गाइज, आपको याद रखना, एसपीएम भी बोलते हैं इसे, ठीक है। इसमें होगा क्या, जैसे ही आपके ना, जैसे आप धूल वाले जगह ज्यादा काम कर रहे हो तो इससे फेफड़ों में जलन हो सकती है, श्वास नली में सूजन हो सकती है, फेफड़ों को क्षति एवं अल्पायु में मृत्यु हो सकती है, तो सारे के सारे केसेस बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। वायु प्रदूषण के जीवों पर पड़ने वाले प्रभाव निर्भर करते हैं, सिंपल क्या पूछ रहा है, जो वायु प्रदूषण होता है इससे जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। वायु में उपस्थित कण के आकार पर पड़ेगा, बिल्कुल सही है। वायु प्रदूषक की सांद्रता, ये भी सही है। जीव संपर्क समयावधि पर, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सी विधि सही प्रकार से स्वपोषण की विधि है। स्वपोषण मतलब क्या होता है आपका, सेल्फ न्यूट्रिशन। देखो दो टाइप का पोषण, एक होता है स्वपोषण, एक होता है पर पोषण, जो अपना खाना खुद बना ले, अपने हाथों से भोजन पकाना हुआ खाना, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण, अमर बेल का परजीवी पोषण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हरे पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है, अच्छा किसकी हेल्प से होता है, इसके लिए CO2 की जरूरत होती है और H2O की जरूरत होती है, किससे, ग्लूकोज। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर दूसरा क्या याद रखोगे गाइस, देखो प्रकाश संश्लेषण के अंदर पौधे अपना भोजन बनाते हैं और इसी दौरान आपका ऑक्सीजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है, जो मनुष्य अपने श्वसन के लिए यूज करता है। नेक्स्ट है, ताजमहल के क्षरण का क्या कारण है। ताजमहल आपने लगातार देखा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लैक टाइप का पड़ रहा है, तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण प्रदूषण या विकिरण, तो आप क्या बोलोगे, ये है आपका क्या, वायु प्रदूषण। अच्छा वायु प्रदूषण भी हो क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन, NO2, उसके बाद नाइट्रोजन का ही एक और ऑक्साइड होता है NO3, और एक है सल्फर। नाइट्रोजन और सल्फर के कणों की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है किसको, ताजमहल को, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर ये जैसे ही ना आपके मिलते हैं, तो ये क्या बना देते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। NO2 जो होगा ये नाइट्रिक एसिड बनाएगा, और SO3 जो है वो क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा। तो ये अम्ल जब दीवारों पर पड़ते हैं तो उससे वर्षा के साथ जब गिरते हैं, क्योंकि वर्षा होगी, वर्षा में ये कण मिलेंगे, इसी को मैं अम्लीय वर्षा कहता हूँ। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, अम्लीय वर्षा में क्या स्थित होते हैं, तो नाइट्रोजन और सल्फर के मॉलिक्यूल्स आपके उपस्थित होते हैं अम्लीय वर्षा में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। कोशिका द्रव्य नरबंध्यता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। स्टेटमेंट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू दी साइटोप्लाज्मिक मेल इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में क्या होता है ये पूछना चाह रहा है आपसे। तो देखो ये क्या है, कोशिका द्रव्य होगा, ठीक है। कोशिका द्रव्य नरबंध्यता पादपों में पूर्ण या आंशिक नरबंध्यता है, ठीक है, पूर्ण रूप से भी होती है और आंशिक रूप से भी होती है। इस परिघटना का पादप जनन में व्यापक अनुप्रयोग है, मतलब ये आपका क्या किया जाता है, प्लांट जनरेशन में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो बिल्कुल सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, आनुवांशिक विविधता में पाई जाती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज मेजर्ड इन, एक क्षेत्र में जातियों की किस्मों तथा उनकी आपेक्षिक बाहुल्यता की उपस्थिति, जीव में उपस्थित आनुवांशिक सूचनाओं की विविधता, पारितंत्र में स्तरों एवं समुदायों में जीवों की विविधता, या फिर 58 का ऑप्शन नंबर डी। इसका नाम ही आपका आनुवांशिक विविधता है, तो भैया वो किसके बारे में बताती है, आनुवांशिक सूचनाओं के बारे में बताती है, मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में बताती है। तो बी ऑप्शन आपका इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तापीय वैद्युत ग्रह के उत्सर्जन में उपस्थित कणिकीय पदार्थ के निष्कासन में कौन सी विधि का प्रयोग होता है। जब भी आपका थर्मल जो इलेक्ट्रिक, जहां इलेक्ट्रिक का जनरेशन होता है वहां कौन से मॉलिक्यूल्स निकलते हैं ये पूछ रहा है। वेट स्क्रबर, अवशोषण, स्थिर वैद्युत अवक्षेपक, या फिर आपका पूछ रहा है गुरुत्वाकर्षण विधि। तो इसमें क्या होता है गाइज, आपका स्थिर वैद्युत अवक्षेपक। नेक्स्ट है आपका, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त
ये होगा CO2 का स्रोत क्या होता है, क्योंकि नहीं, प्रकाश संश्लेषण बन रही है ना, इसमें तो O2 निकलेगी। तो O2 का स्रोत क्या है ये पूछ रहा है। तो O2 कहाँ से निकलती है गाइज आपकी, CO2 से, जल से, ग्लूकोज से, या फिर ATP। जब प्रकाश संश्लेषण होता है गाइज तो इसमें क्या होता है आपका, देखो ये एक टाइप का क्या होता है, प्रकाश अपघटन के कारण होता है। जल प्रकाश अपघटन, ऑक्सीजन का निर्माण होता है जल प्रकाश अपघटन की वजह से। अब कैसे होगा ये, सबसे पहले हमारे पास H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं। भैया ये H2O के मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं 4H पॉजिटिव में और 4OH नेगेटिव में। फिर ये क्या हो जाएगा आपका, 4OH नेगेटिव जो है ये कन्वर्ट हो जाता है 4OH में, और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन। और ये 4OH जो हैं फिर यहीं से आपका 2H2O बनता है, और यहाँ से क्या बनेगा साथ में, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है। तो ये किसकी वजह से होता है, जल की वजह से, याद रखें। शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, स्पम इज फाउंडेड इन, स्पम के सेंट्रल पार्ट में क्या पाया जाता है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो समझो, जो आपका स्पर्म सेल होगी ना गाइज, स्पर्म सेल के मिडिल पार्ट्स में ना क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है। अब आप बोलोगे सर यहाँ माइट्रोकॉन्ड्रिया होता क्यों है, क्योंकि जो स्पर्म सेल है, ये स्पर्म सेल को मूवमेंट करके कहाँ जाना होता है आपका, फीमेल्स के पार्ट के अंदर जाना होता है। फिर यहीं पर ओवम के साथ ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो इसको तो एनर्जी चाहिए ना मूवमेंट करने के लिए, इसको नर के, जो मेल है, मेल से फीमेल में पहुंचने के लिए मूवमेंट की जरूरत है। और मूवमेंट के लिए भैया हालांकि फ्लैजिला होगा यहाँ पर, लेकिन फ्लैजिला को भी तो एनर्जी चाहिए होगी। तो एनर्जी कौन देगा, पावर हाउस ऑफ द सेल माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो इसके मिडिल पोर्शन में क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण से उत्पन्न रोग कौन सा है, कैंसर, पेचिस, सिरदर्द, या फिर दमा। तो भैया गंदा जल की वजह से उत्पन्न रोग होगा कौन सा, पेचिस, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा पेचिस, जब आपका गंदा जल हो जाता है ना, जल प्रदूषण किया, पानी के अंदर क्या हो जाता है, एक एंट अमीबा होता है, ये याद रखना, एंट अमीबा। और इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका, हिस्टोलिका। एक तो ये चीज उपस्थित होती है, और दूसरा होता है एक सिजेला, प्लस क्या दूसरा, सिजेला। इन दोनों की उपस्थिति के कारण आपका जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता होने लग जाता है, पेचिस हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों में संसेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका क्या कहलाती है। तो गाइस जो संसेचन लिखा हुआ है ना, इसके दो अन्य नाम भी हैं। ठीक है, संसेचन का मतलब संयुग्मन भी होता है, और इंग्लिश वाले याद रखना, इसे कहा जाता है आपका क्या, साइनागेमी। साइनागेमी क्या होती है, ठीक है। तो साइनागेमी के अंदर क्या हो जाता है गाइज, आपका मेल और फीमेल वाले पार्ट्स जो होंगे वो क्या होंगे पौधों में, एक होंगे। यहीं पर आपका क्या होने लगेगा, जिस पार्ट पर ये काम होगा, ये आपके मिलते हैं, फिर आपके सेल प्रोड्यूस होंगे। तो ये जायोटिक के अंदर होता है, ऑप्शन नंबर ए, युग्मनज कहा जाता है उसे हिंदी के अंदर। यहीं पर फिर क्या होगा, भ्रूण का विकास होगा। अगले पर बढ़ते हैं। हिमालय की श्रृंखलाओं में उगने वाला औषधि पादप राउवाल्फिया वामिटोरिया में रसायन रर्सेपाइन की सांद्रता एवं क्षमता में विविधता दर्शाता है। यह उदाहरण किसका है, मतलब ये जो है, ये क्या करता है, इसकी कंसंट्रेशन और पावर जो है वो अलग अलग होती है। तो किसकी वजह से होता है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो जाति विविधता के कारण, पारिस्थितिकी विविधता, आनुवांशिक विविधता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके वजह से होगा, आनुवांशिक विविधता के कारण। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी विविधता सामुदायिक स्तर पर पाई जाती है तथा 3 प्रकार की होती है। मतलब जो इकोलॉजिक डाइवर्सिटी होती है वो क्या होती है, 3 लेवल में पाई जाती है। पारिस्थितिकी विविधता हेतु सही सुमेलित विकल्प कौन सा है ये बताना है। अल्फा विविधता अलग अलग समुदायों के मध्य होती है, बीटा विविधता समान समुदायों में होती है, गामा, मतलब अल्फा बीटा गामा ना हमने 3 कैटेगरी बना दी है बायोडाइवर्सिटी के लिए, इकोलॉजिकल डाइवर्जन के लिए। तो भैया इनमें सही कौन सी है ये पूछ रहा है। देखो यहां मैं लिख रहा हूं, अल्फा जो डाइवर्सिटी होती है, ठीक है, कौन सी वाली, अल्फा डाइवर्सिटी। पहले तो क्वेश्चन बनेगा कितने टाइप की डाइवर्सिटी में बांटा गया है, तो बोलना 3, अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा विविधता या अल्फा डाइवर्सिटी जो है ये समान समुदाय के लिए है, एक ही जैसे जो लोग रहते हैं ना,
उनके बीच में जो पाई जाएगी वो अल्फा होगी। वहीं अगर बीटा डाइवर्सिटी की बात करूं गाइज, तो बीटा डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, डिफरेंट के लिए यूज हो जाएगी। ठीक है, डिफरेंट के लिए क्या होती है, बीटा डाइवर्सिटी होती है। और जो आपकी पूरे संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र के जीवों के मध्य होगी, ये छोटे के लिए है। देखो अल्फा में हमने देखा एक से जीव रह रहे हैं, फिर हमने क्या देखा, बीटा, इसके और इसके बीच में जो डाइवर्जन होगा या संबंध है वो बीटा के अंदर आ जाएगा, ये अल्फा के अंदर था। ठीक है, फिर पूरे ओवरऑल एक बड़े क्षेत्र में जो रह रहा है, इसको हमने क्या बोल दिया, गामा डाइवर्सिटी से इसको क्या कर दिया, यूज कर दिया। तो हमारा देखो अल्फा अलग अलग गलत है, ये समान होना चाहिए, बीटा ये अलग अलग होना चाहिए, गामा संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र के जीवों के मध्य विविधता। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला है, प्राथमिक पुंबीजा जन कोशिकाएं निर्माण करते हैं। तो बायो ना थोड़ा सा हिंदी में टफ होती है। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। 66 का ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, वायु प्रदूषण के निवारण के क्या उपाय हैं। वाहनों को कम प्रयोग करके भैया कर सकते हैं, प्रदूषित वायु को उपचारित ये भी करना चाहिए, जितने ज्यादा वृक्ष लगाओगे उतना ही वायु प्रदूषण कम होगा। तो 67 का ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा रोग वायु प्रदूषण द्वारा उत्पन्न रोग नहीं है। श्वास संबंधी विकार होगा, चर्म रोग, नेत्र रोग, या फिर आपका हैजा। तो भैया कौन सा, देखो चर्म रोग भी हो सकता है आपका वायु की वजह से, ठीक है, स्किन में। नेत्र रोग हो सकता है ना, गंदी वायु में रह रहे हो तो आंखों पर धूल जाएगी, वो वायु से ही जाएगी। हैजा भैया आपका इसमें गलत लग रहा है, क्योंकि हैजा तो आपका क्या होता है, ये प्रदूषित जल की वजह से फैलता है। किसकी वजह से, वाटर की डिजीज होती है आपकी हैजा। और प्रदूषण जो जीवाणु होता है हैजा में, बैक्टीरिया का नाम पूछेगा। बैक्टीरिया कौन सा होता है भैया, किस बैक्टीरिया के कारण आपका ये होता है, तो विब्रियो कॉलेरी। मैं नाम लिख दे रहा हूं इधर देखो, विब्रियो कैलोरी नाम का जो जीवाणु है, इसकी वजह से क्या होता है आपका, तो इसकी वजह से आप बोलोगे हैजा आपका फैलता है। अगले पर चलते हैं, गुंजन चिड़िया द्वारा परागण होता है। तो एक टाइप की आपकी क्या है, गुंजन चिड़िया है, रेफ्लेशिया में, बोग गुंजन चिड़िया द्वारा, ठीक है, बोगेन विलिया में, बिग्नोनिया में, या फिर किसके अंदर, अमरूद में। तो गाइज ये होता है बिग्नोनिया के अंदर। ठीक है, तो करती क्या है, गुंजन चिड़िया जो होती है आपकी बिग्नोनिया के पौधे में जाती है, उससे वो जो उसके पास शहद होगा, परागण होगा, शहद को वो अपनी चोंच में रखेगी, फिर दूसरी जगह बैठेगी, वहां पर वो क्या करेगी आपका, वहां पर उसकी चोंच से ये परागकण इधर दूसरी जगह चले जाएंगे। तो ये बिग्नोनिया के पौधे में बैठती है, ऑप्शन नंबर सी। प्रसव के समय गर्भाशय में संकुचन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है। तो सिंपली अगर देखें ना, वो कहना क्या चाह रहा है, देखो जैसे ही आपका क्या होने वाला है, बेबी होने वाला है, जब डिलीवरी होने वाली है ना, तो एक हार्मोन रिलीज होगा आपका। वो हार्मोन आपको क्या करेगा, जो भी फीमेल है उसकी बॉडी को बताएगा भैया टाइम आने वाला है, ये जो बेबी है वो क्या होने वाला है, इसकी डिलीवरी होने वाली है। तो उस हार्मोन का नाम पूछा जा रहा है जो संकुचन में हेल्प करता है, जो प्रसव के दौरान हेल्प करता है। तो ये हार्मोन का नाम है आपका क्या, ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं देखे गाइज आपका देखो, टेस्टोस्टेरोन जो होता है मेल सेक्स हार्मोन होता है, और एस्ट्रोजन जो होता है आपका फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। ठीक हो गया, तो ये भी आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा खेत के पारितंत्र का विशिष्ट गुण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक फीचर ऑफ द इकोसिस्टम ऑफ द फार्म। कम आनुवांशिक विविधता होती है इसमें, खरपतवार की अनुपस्थिति होती है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण होता है, या मृदा जीवों की अनुपस्थिति। तो क्या हो जाएगा आपका, देखो इसमें कम आनुवांशिक विविधता होगी, क्योंकि एक खेत के अंदर तो आप क्या उगाओगे, या गेहूं उगा लोगे, गेहूं के साथ मटर उगा लिए आपने, या कुछ सब्जियां उसके साथ एक दो चीजें और। तो आनुवांशिक विविधता जो होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होती है, वो आपकी क्या होती है गाइज, कम होती है। अगला है, एक रासायनिक औद्योगिक संयंत्र के निकास में लगा हुआ स्क्रबर क्या कम करता है। रासायनिक औद्योगिक संयंत्र के निकास में एक स्क्रबर लगाया है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस को कम करता है, 5 माइक्रोमीटर इससे बड़े कणिकीय पदार्थ को, ओजोन और मीथेन गैस को,
या 2.5 माइक्रोमीटर। माइक्रो मतलब ना ये आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी फैक्ट्री से निकलते रहते हैं आपके। तो इसी के बारे में पूछ रहा है, ये क्या होते हैं। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, कम करते हैं, जिससे वायु प्रदूषण कम हो सके। आपका ऑप्शन नंबर 1 कौन सा याद रखना, स्क्रबर का काम क्या है। तो स्क्रबर आपका रासायनिक औद्योगिक संयंत्रों में लगाया जाता है जो सल्फर डाइऑक्साइड को कम करता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक जबड़े में अग्र चवाणकों की संख्या कितनी होती है। ईच जॉ कंटेन्स द नंबर ऑफ 4 लिम्स। तो 4 लिम्स की संख्या पूछी जा रही है। तो 4 लिम्स की संख्या कितनी होती है गाइस, 2 जोड़ी होती है। दैट मीन्स 4 होते हैं आपके। अगला है, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सी समीकरण को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा समीकरण माना जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण 6CO2 + 12H2O वाली बोल रहा है। 6CO2 + 12H2O, ये गिब्सस होगा आपका। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है बट हमें सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है भैया। यहाँ भी ये कर लो, 6CO2 + 12H2O, और सूर्य का प्रकाश, और यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, सब में देखो, सब में फर्स्ट चीज क्लियर है, C6H12O6, C6H12O6। ये थोड़ा सा इसमें ना चेंजेस हो गया है, देखो इसको ठीक कर लो। इसमें कर लो आप, O2 भी सही है। ठीक है, 6CO2, हम देखते हैं कौन सा वाला सही है। देखो 6O2 सही है, 6H2O सही है, C6। यहाँ पर आप करना सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और साथ में किसकी उपस्थिति होनी चाहिए, हरित लवक की क्या होनी चाहिए, उपस्थिति। यहाँ नीचे क्या लिखा जाएगा, हरित लवक। इनके साथ फिर हमारा क्या होगा, ये बनता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। पादप, कीट, मेढक, सर्प, इस खाद्य श्रृंखला में यदि पादप में 100 किलो कैलोरी ऊर्जा है तो मेढक को क्या होगी, कितनी ऊर्जा मिलती है, ये पूछा जा रहा है। तो कैसे होता है देखो, लिंडमान का 10% का नियम इसमें काम करता है। किसका गाइस, लिंडमान ने दिया था। और ये क्या था आपका, ऊर्जा का 10% नियम बोलते हैं इसे। ठीक है, तो सबसे नीचे की अगर मैं बात करूं भैया, तो यहाँ पर तो मेरे पास प्लांट्स होते हैं, पादप होते हैं। फिर उससे ऊपर अगर आप जाते हो तो उससे ऊपर में आपके कीट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, कीट। और सबसे ऊपर जाओगे तो यहाँ पर होगा आपका क्या, मेंढक होगा, जिसमें इसमें बात कर रहा। तो इनके पास देखो, पादप के पास यहाँ 100 किलो कैलोरी एनर्जी थी, लेकिन अगले में तो केवल 10% ट्रांसफर हो पाती है। तो 100 का 10 निकालोगे तो कितना बचेगा, 10 किलो कैलोरी यहाँ जाएगी। फिर इसका भी 10% ही जा पाएगी। ठीक है, तो 10 × 10/100 केवल एक बच जाएगा। तो यहाँ मेढक के पास केवल कितनी रहेगी, 1 किलो कैलोरी एनर्जी रह पाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, मतलब 10% ही ऊर्जा होती है, जाती है, 90% एनर्जी क्या होती है, खर्च हो जाती है। द्वितीयक प्रदूषक, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन से हैं, ये बताना है आप। तो CO2, SO2, एरोसॉल, या फिर PAN। अच्छा, पेन होता क्या है, तो पेन की फुल फॉर्म लिख लोगे आप, पर ऑक्सी, क्योंकि ये फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। और ये ऐसा पदार्थ है जिसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका, जेट विमान या रॉकेट के उड़ान भरने के दौरान उत्पन्न 150 डीबी या अधिक की उच्च ध्वनि के स्तर के संपर्क में आने पर निम्न में कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर बहुत ज्यादा ध्वनि के पास जाओगे तो बहरे हो सकते हो, सही है। कर्ण की झिल्ली पर्दे को क्षति पहुंच सकती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आप क्या बोल दोगे, करेक्ट आंसर बोल दोगे। नेक्स्ट है आपका, यूरो सेकंड मानक निर्धारित किए गए थे। ठीक है, कार्बन की मात्रा के नियंत्रण के लिए, सल्फर की मात्रा के नियंत्रण के लिए, नाइट्रोजन की मात्रा के नियंत्रण के लिए, या फास्फोरस की मात्रा के नियंत्रण। तो सबसे पहले यूरो सेकंड था किससे रिलेटेड, तो भैया यूरो 2 नियम जो है ना, ये बोला गया था, इधर लिख देता हूं देखो, यूरो 2 मानकों में बोला गया कि पहले तो किसके लिए थे, तो ये सल्फर की मात्रा को नियंत्रण करने के लिए थे। ठीक है, क्योंकि सल्फर हमें पता है ना, नाइट्रोजन सल्फर भैया अम्ल की वर्षा हो जा रही है, तो इसकी मात्रा को कम करने के लिए बनाया गया है। इसमें क्या बोला गया है आपका, जो डीजल होगा, डीजल के अंदर 350 ppm, और जो पेट्रोल होता है
पेट्रोल के अंदर कितना पीपीएम गाइज? 150 पीपीएम तक का क्या कर सकते हैं हम? यूज कर सकते हो आप। तो देखो, डीजल वैसे भी ना बेकार फ्यूल माना जाता है कंपैरिजन टू पेट्रोल के, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका सांद्रता कम होती है सल्फर की। तो ये यहाँ तक कंट्रोल कर सकते, यहाँ तक ही आपको यूज करना है, ऐसा बोला गया था। तो यूरो 2 सल्फर के लिए है, ये आप याद रख लो। और भविष्य का ईंधन कहते हैं हाइड्रोजन को। पर्यावरण के भौतिक कारक कौन से हैं? दो कारक होते हैं, एक होता है आपका कौन सा फैक्टर, भौतिक कारक, और एक होते हैं आपके जैविक कारक। तो भौतिक कारक में पादप, भैया ये तो जैविक कारक में आएंगे, जंतु, ताप और जीवधारी। देखो, जंतु जीवित हैं, जैविक कारक, पादप हैं, जीवधारी हैं, लेकिन टेम्परेचर हैं, अबायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 79 का। जैसे कौन कौन से हो गए आपके भौतिक कारक में, यहां लिख देता हूं, ताप के साथ जल आपका है, उसके साथ वायु जो है वो भौतिक कारक है आपका, ताप तो हो ही गया। वर्षा जो है ये भी कैसा कारक होता है? भौतिक कारक है। उसके साथ ही वायुमंडलीय दाब, प्रेशर बोल सकता हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये सब भौतिक। जैविक कारक क्या हो जाएंगे फिर भैया? पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव, जिनमें भी प्राण है वो सब इसके अंदर आएंगे। CO2 की वायुमंडलीय वायु में मात्रा होती है, CO2 वायुमंडल में कितने प्रतिशत होता है ये पूछना चाह रहा है। तो वायुमंडलीय वायु में इसकी मात्रा लगभग कितनी है? 0.039%। सबसे ज्यादा आपको पता है ये लगभग 73-70 के आसपास सबसे ज्यादा क्या मिलता है हमें? नाइट्रोजन मिलता है, ये याद रखना। 21% के आसपास आपको ऑक्सीजन मिल जाती है, तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। भ्रूण को जन्म देना क्या कहलाता है? भ्रूण मतलब बेबी। ठीक है, रोपण, निषेचन, प्रसव या अंडोत्सर्जन। तो जब बेबी होता है उसे डिलीवरी बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी। और हार्मोन मैंने बताया था, एक हार्मोन आपका रिलीज होता है, कौन सा हार्मोन बताया था? अभी अभी आज ही के क्वेश्चन में आया है। जितनी बार बार बायोलॉजी को रिवाइज करोगे ना, क्योंकि टर्म्स अलग टाइप की होती हैं आपकी, और मैं आपको बोलूंगा इंग्लिश की टर्म्स ज्यादा यूज किया करो। ठीक है, तो हार्मोन की बात करूंगा इस, तो हार्मोन ऑक्सीटोसिन बोला था मैंने। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो था वो रिलीज होता है, जो संकुचन में हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जैव विविधता कैसी होती है? तो निम्न अक्षांश कहाँ होगा भैया? ये 0 डिग्री की लाइन है, ये सबसे कम है। फिर ऊपर को बढ़ता जाता है, 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा होती है, 23.5 डिग्री नीचे क्या होती है? मकर रेखा। अब मुझे खुद बताओ, जितना भूमध्य रेखा के पास होगे, यहाँ पर पानी ज्यादा है, यहाँ पर पेड़ पौधे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सूर्य लंबवत किरणें पड़ रही हैं। तो सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा पड़ेंगी यहाँ, तो पेड़ पौधों अपना खाना बना लेंगे। फिर समुद्र से जल का ऊपर वाष्पोत्सर्जन होगा, पानी भी, वर्षा भी अच्छी खासी मिल जाती है हमें। तो यहाँ निम्न से जब ऊंची ओर जाओगे, यहाँ क्या, अंटार्कटिका, आर्कटिका, आर्कटिक में कोई लोग मिलेंगे? कोई वनस्पति मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो जब निम्न से हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, उच्च अक्षांश में जाते हैं, तो आप बोलोगे जैव विविधता घटने लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समूचे वैश्विक उष्णता के लिए किस हरित ग्रह गैस का सबसे अधिक योगदान है? सिंपल क्या पूछ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा गैस कौन सी उत्तरदायी होती है? तो ग्लोबल वार्मिंग पहले है क्या? टेम्परेचर इंक्रीमेंट हो रहा है, इसमें ये जो CO2 गैस है ना, इसका आपका योगदान कितना है? लगभग आधे से ज्यादा, 60% योगदान जो है वो अकेले किसका रह रहा है? इसका कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो पहले तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने अधिक योगदान पूछा है। बाकी अगर मैं बात करूं गाइज, ये आपके जो CH4 है, CFC है, N2O है, ये सब भी हैं, ये सारे आपकी हरित गैसें ही हैं। लेकिन हरित गैसों में भी सबसे ज्यादा प्रभाव जो है, वो सबसे ज्यादा किसका प्रभाव है? CO2 का प्रभाव सबसे ज्यादा है। अगला, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, जिसे बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उन जल स्रोतों हेतु अच्छा प्रदूषण संकेतक नहीं है जिनमें अंतर प्रवाह होता है। तो अंतर प्रवाह किसके लिए प्रदूषण संकेतक अच्छा नहीं है? ठीक है, BO2 किसके लिए? घरेलू वाहित मल, भैया इससे कोई इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा नहीं। डेयरी उद्योग भी सही है। पेट्रोलियम शर्करा किसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है? पेट्रोलियम उद्योग, क्योंकि उसमें अन्य चीजें भी मिली रहती हैं, तो वहां से हम ना ज्यादा आपका BOD के बारे में पता नहीं कर पाओगे। जैवमंडल किससे बना होता है? जीवों से, स्थल मंडल प्लस वायुमंडल से,
जीव प्लस स्थलमंडल प्लस वायुमंडल से, जीव और स्थलमंडल से। तो किससे बना होता है? आप बोलोगे स्थलमंडल प्लस वायुमंडल प्लस जलमंडल के उस भाग से जिसमें जीवों का निवास होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसकी रेंज भी बताओ ना, तो स्थलमंडल से ऊपर देखो, ये स्थलमंडल है, स्थल भी नहीं लिखा जा रहा, स्थल मंडल की बात करोगे तो स्थल मंडल से ऊपर 8 किलोमीटर। कितने किलोमीटर तक? 8 किलोमीटर। और समुद्र से नीचे जाओगे तो समुद्र से नीचे 6 किलोमीटर तक। इतनी तक की जो रेंज होती है ना आपकी, वहां तक आपका फैला हुआ होता है क्या? जैवमंडल। ये याद रखना। चलो नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। डीडीटी का विस्तृत रूप है, तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपका किसके बारे में? डीडीटी के बारे में। तो ये क्या होता है गाइज? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। तो पहला ही ऑप्शन दिख गया हमको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर। सबसे पहले तो याद रखना है आपको, ये एक क्या है? कीटनाशक है। क्या है गाइज? कीटनाशक है। अगर ये कीटनाशक है तो क्या ये कोई इफेक्ट डालता है? तो इसकी वजह से आपका क्या होता है? ये जल और मृदा दोनों प्रदूषण का क्या है? कारण है। इसकी वजह से जल प्रदूषण भी होता है, और इसी की वजह से क्या होता है? मृदा प्रदूषण, मतलब मिट्टी में भी क्या हो जाता है? प्रदूषण हो जाता है। ये चीज आपको पहले क्या रखनी है? याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अब अगर ये प्रभाव डाल रहा है तो इसके ऊपर क्या लग रहा है? धीरे धीरे बैन लग रहा है। निम्न में से गर्भाशय की एक परत नहीं है। गर्भाशय मतलब यूटेरस के लिए कौन सा एक नहीं है? एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम या एक्टोमेट्रियम। तो इनमें गाइस देखो, एंडो, मायो और पेरीमेट्रियम होगा। एक्टोमेट्रियम जो है इसका पार्ट नहीं होगा। पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ स्थित होते हैं? सबसे ज्यादा वर्षावन की अगर हम बात करें तो अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, भारत, इंग्लैंड। तो ये आपने देखा होगा ना, कौन सी वनस्पति है? अमेजन के जंगल देखे होंगे ना, यहाँ सबसे ज्यादा जैव विविधता आपका, ठीक है, यहाँ देखे होंगे। तो अमेजन जंगल कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका के अंदर है भैया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। भारत में भी बहुत ज्यादा जैव विविधता है, लेकिन ये कहाँ पर है भारत में? तो आप बोलोगे है केरला के अंटल है, साइलेंट वैली, शांत घाटी के अंदर मिलेगा। चलो अगले पर जाते हैं। घरेलू वाहित मल में मुख्यतः होते हैं। घरेलू वाहित मल जो हमारा डोमेस्टिक सीवेज होता है, इसमें निलंबित ठोस, सस्पेंडेड सॉलिड, कोलाइडल, जैव निम्नीकृत कार्बनिक पदार्थ या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या होता है गाइस? इसमें सब होंगे, निलंबित ठोस भी होंगे, कोलाइडल भी होंगे, जैव निम्नीकृत भी होंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। ये भी बन सकता है ना, निलंबित ठोस होते कौन कौन से हैं? तो सस्पेंडेड सॉलिड जो होते हैं गाइस जिसमें, वो कौन से होते हैं? जैसे हम इस मल में क्या क्या मिलेगा? बालू मिलेगी, ठीक है। गाद जो होता है, गाढ़ा गाढ़ा टाइप का जो पदार्थ होगा, ठीक है आपका, गाद हो गया, मिट्टी हो गई। ये सारी जो होती है निलंबित ठोस होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। अच्छा, ऐसे ही आपका कोलाइडल भी होगा। कोलाइडल पदार्थ में क्या आएगा आपका? जीवाणु, बैक्टीरिया। और जो आपका कागज होता है ना, कागज की लुगदी टाइप की जो बन जाती है, वो देखी होगी, तो वो हो गया। एक विष्ठा चीज होती है आपकी, विष्ठा। तो ये भी याद रखना है। जैव निम्नीकृत में क्या क्या चीजें आ जाती हैं भैया? तो इसके अंदर आपका मल हो गया, और कागज, कागज का तंतु जो है, कागज का तंतु जो है वो आपका कोलाइडल है, लेकिन सिंपल कागज बोल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? जैव निम्नीकृत। चलो नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, धात्विक जल प्रदूषण से होने वाले रोग मीनामाटा और इटाई इटाई क्रमशः निम्न धातुओं से होते हैं। सबसे पहले तो मिनीमाटा और इटाई इटाई रोग किस में होते हैं? जल प्रदूषण का कारण है। अब अगर आपका जो है ना, प्रदूषित जल की मात्रा में Hg, दो चीजें बता रहा हूं देखो, Hg और कैडमियम। Hg बोला जाता है मरकरी को। मरकरी और कैडमियम अगर आपकी इसकी मात्रा क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इन्हीं की वजह से आपका कौन से रोग होते हैं? मिनी माटा रोग हो जाता है, और दूसरा कौन सा हो जाता है? इटाई इटाई रोग हो जाता है। ये आपको याद रखना है, इटाई इटाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? देखो, Hg+Cd किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में। अगला है, निम्न में से किसका उद्भव भ्रूणीय मीसोडर्म से होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनेट्स फ्रॉम
एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म। तो गाइस देखो यहां लिखा हुआ है मस्तिष्क, ठीक है। जो अगर क्वेश्चन पूछे जो माइंड होता है, मस्तिष्क का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, तो इसका निर्माण होता है एक्टोडर्म से। यहां लिख दे रहा हूं मैं, आगे वाली शिफ्ट के लिए, मतलब आगे एग्जाम जो भी टेस्ट होंगे उनके लिए याद रखना, एक्टोडर्म से। वहीं अगर हम बात करें फेफड़ा और दूसरा क्या, यकृत, ठीक है। लंग्स और लीवर की बात करूंगा तो लंग्स और लीवर का निर्माण एंडोडर्म से होता है। किससे होता है गाइज? एंडोडर्म से होगा। और ये जो रुधिर होता है ना, ब्लड होता है, ब्लड का जो उद्भव होता है, मतलब इसका जो फॉर्मेशन होता है वो मध्य जनन स्तर से होता है। और मध्य जनन स्तर को ही क्या कहते हैं? मीजोडर्म कहा जाता है। इसका बोलोगे आप मीसोडर्म। तो आपको सारे ऑप्शन मिल गए हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। क्या होता है एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ये सब बायोलॉजी के क्लासेस में है आपका। तो 299 जो कोर्स जिसने परचेस किया है उसे पता होगा, वहां पे मिल जाएगा अगर अभी बायोलॉजी की वो क्लास नहीं हुई होगी तो। अम्ल वर्षा का संकेतक, तो भैया अम्ल वर्षा होने वाली है, इसके लिए सबसे ज्यादा जो होता है सुग्राही, ये होता है लाइकेन। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइकेन होता क्या है पूछे तो ये क्या है आपका? कवक और शैवाल, कवक प्लस शैवाल, ठीक है। इन दोनों से फंजाई, कवक को कहते हैं आपका क्या? फंजाई। तो इन दोनों का सहजीवी उत्पाद होता है, इन दोनों का सहजीवी जो उत्पाद होता है उसी को क्या बोला जाता है? लाइकेन बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, लाइकेन प्राथमिक अनुक्रम होता है, मतलब ये चट्टानों पर पाया जाएगा और ये बताएगा प्रदूषण है या नहीं है। और अगर वायु प्रदूषण की मात्रा अधिक है, वायु प्रदूषण की मात्रा अधिक है, प्रदूषण अगर अधिक है तो ये क्या होने लग जाते हैं? नष्ट होने लग जाते हैं। और अगर इनकी मात्रा अच्छी खासी है तो मतलब प्रदूषण वहां कम है। नेक्स्ट है जल प्रदूषण का कारण, कारण है कीटनाशक। देखो अभी बताया था ना आपको, जो उर्वरक होते हैं डीडीटी हो गया, कीटनाशक है तो जल प्रदूषण हो रहा था उससे। अपमार्जक, सीवेंजर वाटर, भैया अपमार्जक भी होंगे आपके। अगला भारी धातु और रसायन, तो इनसे भी होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है शुक्राणु और अंडाणु का संलयन कहाँ होता है? स्पर्म सेल्स हो, ठीक है, ये स्पर्म सेल्स, ये क्या है, और यहाँ क्या होता है? ओवम होता है। अच्छा, स्पर्म सेल ना मनुष्य के अंदर ये स्पर्म सेल है, याद रखना। और ये ओवम, ओवम सेल है, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हो? अंडाणु कहते हो। ये स्मॉलेस्ट होती है, मनुष्य की सबसे स्मॉलेस्ट सेल पूछेगा तो वो स्पर्म है। और सबसे लार्जेस्ट सेल पूछे अगर हमारे अंदर, ठीक है, तो वो लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? ओवम। ये दोनों कहाँ मिलते हैं ये पूछा जा रहा है। तो भैया ये दोनों कहाँ मिलेंगे आपके? ये दोनों मिलते हैं फैलोपियन ट्यूब में। आपने देखा होगा ना, इस टाइप से फिगर होता है आपका। तो ये फैलोपियन ट्यूब जो होता है, इस फैलोपियन ट्यूब, ये होती है फैलोपियन ट्यूब। इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होते हैं? दोनों मिक्सअप होते हैं। आपका स्पर्म सेल किससे मिक्स होगा? ओएम से मिक्सअप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाहित मल में जैव निम्नीकृत कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मापी जाती है। जो बायोमैग्निफाइड ऑर्गेनिक मैटर है सीवेज में, वो कैसे मापे जाते हैं ये पूछ रहा है। तो भैया पदार्थ की मात्रा मतलब किस में ज्यादा है आपका कैसे बताएगा? अगर बीओडी की मात्रा ज्यादा है या कम है, जैविक ऑक्सीजन मांग के द्वारा नहीं, जल में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं, जल में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि के द्वारा इसको क्या किया जाता है? वाहित मल में जैव निम्नीकृत कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को आप माप सकते हो। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 96, अच्छा 95, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं गाइज। वाहित मल में, एक बार इंग्लिश पढ़ता हूँ, मायो बायो मैग्निफाइड ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज, हमसे तो क्या बोल रहा है? मापने की बात कर रहा है ना, मापते किससे हैं हम? कि इसके अंदर कितना आपका क्या है? जैव निम्नीकृत कार्बनिक पदार्थ है, तो वो तो जीओ बीओडी कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका, ठीक है, ए करेक्ट होगा। अगला है, प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी से एटीपी निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं। अगर प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है तो आप इसके क्या बोलोगे? ऑक्सीकृत फास्फोरिलेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन, फॉस्फोफोरिलेशन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसे कहा जाता है फोटोफॉस्फोफोरिलेशन। सिंपल, एडीपी कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में, किसकी उपस्थिति में?
प्रकाश की उपस्थिति में, इसी को हम क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? तो आप बोलोगे ये बोली जाती है फोटो फॉस्फो रिलेशन। दूसरा क्वेश्चन आगे मैं बनाऊंगा जो पूछेगा आपसे वो क्या, ये फोटो फॉस्फोरिलेशन किस में होता है? तो गाइज ये किसके अंदर होता है? तो ये कवक के अंदर होता है। ये आपको कवक कह रहा हूँ, हरित लवक के अंदर। किसके अंदर होता है? हरित लवक के अंदर पाया जाता है, मतलब उसमें उसकी उपस्थिति में होगा, हरित लवक में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? तो कौन सी क्रिया होती है? प्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। हरित लवक के स्ट्रोमा की अगर बात करेगा हमेशा, तो याद रखना ये प्रकाश नहीं चाहिए होता है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, निम्न में कौन सा मादा जनन अंग का एक भाग नहीं है? गर्भाशय, योनि मार्ग, गर्भाशय ग्रीवा, या शुक्रवाहिका, वीनस। तो कौन सा नहीं है? देखो मादा की बात चल रही है, यूटेरस होगी, वेजाइनल पासेज होगा, सर्विक्स भी होगा, वीनस आपका तो कौन सा वाला नहीं होगा? ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शुक्रवाहिका। नेक्स्ट है, ये मेल के अंदर रहेगी। भ्रूण एक विशेष ऊतक की सहायता से माता के रुधिर से पोषण लेता है जो कहलाता है। तो एम्ब्रियो जो पेट के अंदर बच्चा है ना, एम्ब्रियो जो है भ्रूण है, वो भी तो खाना खाएगा कहीं ना कहीं से। तो वो कहाँ से खाना खाता है, पोषण कहाँ से लेता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये लेता है गाइज प्लेनसेटा से लेता है। ठीक है, प्लेसेंटे प्लेसेंटा, ऑप्शन नंबर सी। हिंदी में अपरा कहा जाता है, इसे आप याद रखना। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन गाइज, आपका पहले टेस्ट का हमारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 गैस के रूप में मुक्त होकर किस संरचना से बाहर निकलती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 गैस रंध्र से, वात रंध्र से, बाह्य त्वचा से, या वलकुट से? तो एक बार इंग्लिश देख लेते हैं इसकी। हेमोरेज ग्लैंड से, ठीक है, रंध्रों से। रंध्र होते ही किसके लिए हैं? जिससे गैसें आपकी क्या हो सके, बाहर निकल सके। तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे कंप्लीट 100 क्वेश्चन गाइज फर्स्ट टेस्ट के। सेकंड टेस्ट आपका वेडनेसडे या थर्सडे को अपलोड हो जाएगा, और उसके बाद थर्ड फिर से संडे हो जाएगा आपको ये। ठीक है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं डाल दूंगा, वैसे ऐप में भी है, वीडियो सोल्यूशन में ऐप में ही डालूंगा। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। थ्योरी क्लासेस देखनी है आपको जो भी एप्स में है, और साथ में क्या कर लेना है, फिर ये टेस्ट तो आपको वीक में 2 मिल ही रहे हैं, और साथ में चैप्टर के साथ मैंने एमसीक्यू उसके साथ भी प्रोवाइड करवाए हैं 25 से 30। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ना, आपके पास एक पूरा जो कंबाइंड सेट मिल रहा है 2000 प्लस, मतलब 2500 के आसपास आपके पास एमसीक्यू है। आप समझते हुए इनको कर सकते हैं। और ये टेस्ट आपको देना कंपलसरी है, चाहे आपके स्टार्टिंग में 40-50 नंबर भी क्यों ना आ रहे हो। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स, हैव अ गुड डे।